हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं KR स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो हिंदी की बुक है आरो, उसका चैप्टर 2 पतंग, जिसके लेखक हैं आलोक धनवा जी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो आपका चैप्टर है यहाँ पर पतंग, ये कविता है और ये जो कविता है वो आलोक धनवा जी के एकमात्र संग्रह का हिस्सा है। ये एक लंबी कविता है जिसके कि तीसरे भाग को या थर्ड पार्ट को आपकी बुक में यहाँ पर दिया गया है या शामिल किया गया है। इस कविता में यहाँ पर ये जो कविता है पतंग, इसके बहाने इस कविता में बाल सुलभ इच्छाओं को और उमंगों का एक बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादो गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा शरद आया फूलों को पार करते हुए। तो यहाँ पर जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो कहते हैं कि सावन के महीने में आने वाली जो तेज़ बारिश है वो भी चली गई है। पहली लाइन में ये कहा गया है, ठीक है, जो भादों का महीना है वो भी चला गया है। उसके बाद कवि कहते हैं कि जो अंधेरी रात है वो बीत गई है और सवेरा हो गया है, सुबह हो गई है। ठीक है, सुबह जो है वो बहुत ज़्यादा सुहानी है। उनके कहने का मतलब है, उनके कहने का तात्पर्य है कि सावन और भादों के महीने में जो आसमान है उसमें बादल छाए रहते हैं और जब भादों का महीना चला जाता है तो शरद ऋतु आता है और उसके आते ही आसमान जो है वो एकदम साफ हो गया है। उसके बाद स्वच्छ और निर्मल जो है वो मौसम, पूरा आसमान जो है एकदम साफ़ सुथरा स्वच्छ हो जाता है। उसके बाद जो बादल बारिश है वो थोड़ी कम देखने को मिलती है। उसके बाद जो कवि हैं वो कहते हैं कि खरगोश की आंखों जैसा एक लाल सवेरा, यानी कि शरद ऋतु की जो सुबह है उसके आकाश में जो लालिमा होती है उसे देखकर कवि को प्रतीत हो रहा है कि खरगोश की जो लाल लाल आँखें हैं, ऐसा ये आकाश उस समय दिख रहा है। और उनकी जो शरद जो है वो पुलों को पार करते हुए आया है, यानी कि पिछले साल की जो शरद ऋतु है उसके जाने से इस साल की जो शरद ऋतु है उसके आने तक कई सारी ऋतुएं, यानी कि कई सारे मौसम जो हैं वो बीते हैं और इन्हीं ऋतुओं को कवि ने पुल का नाम दिया है। नेक्स्ट है, अपना नया चमकीली साइकिल तेज़ चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, ज़ोर ज़ोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि शरद ऋतु जो है उसमें दोपहर का समय किसी चमकीली साइकिल पर सवार होकर जब तेज़ी से चलते हैं तो ऐसे ही जो समय है वो तेज़ी से गुज़र रहा है, बीत रहा है। और ज़ोर ज़ोर से घंटी बजाते हुए जो बच्चे हैं वो इशारे से पतंग को बुला रहे हैं। कहते हैं कि शरद ऋतु में जो मौसम है वो एकदम सुहाना हो जाता है, जिसे देखकर जो बच्चे हैं वो क्या है, जो बच्चों का समूह है वो पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर आ गया है और जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं वो एक झुंड बनाकर पतंग उड़ाने जा रहे हैं। नेक्स्ट है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। तो यहाँ पर कवि जो है वो कहते हैं कि शरद ऋतु में जो आसमान है वो एकदम साफ़ स्वच्छ, मौसम जो है वो सुहाना हो जाता है। ऐसा निर्मल आकाश कवि जो हैं, कवि को मुलायम प्रतीत होता है। कवि जो हैं वो शरद ऋतु को बालक की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि बालक जो हैं वो शरद अपने चमकीले इशारों से बच्चों के जो समूह है उसको पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा है और उसने आकाश को जो है मुलायम बना दिया है ताकि जो बच्चे हैं उनकी जो पतंग है वो आसमान में आसानी से उड़ सके। ठीक है, और कवि जो है वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं
जो आसमान है वो खुद ही चाहता है कि बच्चे जो हैं उसमें अपनी रंग बिरंगी जो पतंगे हैं, हल्की और रंग बिरंगी जो पतंगे हैं उनको उड़ा सकें। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि दुनिया की सबसे हल्की जो चीज़ है क्या है, पतंग। पतंग यहाँ पर उन्होंने बताई है कि दुनिया की जो सबसे पतली कमानी उड़ सके, सीटियाँ और रंगीन पतंग जो है वो आसमान में उड़ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़ सके। दुनिया के सबसे पतले कागज़ और बाँस की सबसे पतली जो लचीली और झुकाई गई लोहे की कीली से बनी हुई पतंग है वो आसमान में ऊंची उड़ सके। और पतंग उड़ाते हुए प्रसन्नता से इधर उधर हुए भागते हुए जो बच्चे हैं वो खुशियों से चिल्लाते हुए और खुशियों से सीटी बजाते हुए तितलियों की तरह कोमल बच्चों की एक नई दुनिया शुरू हो सके और वो इस तरह से इधर उधर भाग रहे हैं। कहते हैं कि शरद ऋतु में आसमान में पतंगों के साथ साथ बच्चों की अपनी कल्पनाएं भी उड़ती हैं। नेक्स्ट है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपारा, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नर्म बनाते हुए। तो यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं, कवि जो हैं बच्चों की तुलना कपास से करते हुए कहते हैं कि जिस तरह कपास एकदम मुलायम, शुद्ध और सफ़ेद होती है, ठीक उसी प्रकार जो बच्चे हैं वो भी जन्म से ही अपने साथ निर्मलता, कोमलता और मतलब निर्मलता और कोमलता लेकर आते हैं। बच्चों का जो मन है और उनकी जो भावनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती हैं। कवि कहते हैं कि बच्चे व्याकुलता के साथ पतंग के पीछे भागते हैं तो ऐसा लगता है कि जो पृथ्वी है वो घूम रही है और पृथ्वी घूम घूम कर उनके आसपास आ रही है। कवि कहते हैं कि बच्चे जब बेसुध होकर पतंग के पीछे भागते हैं तो उन्हें भागते हुए छत की जो कठोरता है, कठोर ज़मीन है, उसको भी एहसास नहीं होता है। कहने का अभिप्राय है कि जब बच्चे पतंग को आकाश में उड़ता हुआ देखकर उसके पीछे भागते हैं तो उस वक्त जो कठोर ज़मीन है वो भी नर्म हो जाती है। छतों को भी नर्म बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल भी की तरह लचीले वेग से अक्सर। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि पतंग उड़ाते हुए जो बच्चे हैं इतने ज़्यादा उत्साहित होते हैं, वो चारों ओर चारों दिशाओं में ऐसे दौड़ते भागते हैं जैसे कोई ढोल नगाड़ों पर झूमकर नाचता है। ठीक है, उसके बाद कवि कहते हैं कि दौड़ते हुए जो बच्चे हैं वो इधर उधर ऐसे भागते हैं जैसे किसी पेड़ की एक लचीली डाल हो, क्योंकि जिस तरह पेड़ की एक लचीली डाल होने के कारण वो ज़ोर से खींचने पर भी वापस अपनी जगह पर सही सलामत आ जाती है, उसी प्रकार दौड़ते भागते बच्चों का जो लचीला शरीर है वो फुर्ती से इधर उधर भागते हैं एक जगह से दूसरी जगह और फिर अपनी पहली वाली अवस्था में सुरक्षित आ जाते हैं। नेक्स्ट है, छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो पतंगों के पीछे भागते हैं, दौड़ते हैं और ऊंची छतों के जोखिम भरे जो किनारे हैं उन तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, दौड़ते हुए जो बच्चे हैं उन छतों से गिर भी सकते हैं, लेकिन पतंग उड़ाते समय उनके जो रोमांचित शरीर का लचीलापन है वो उनको छतों से नीचे गिरने से बचा देता है। किसी की भी धड़कन जो है बढ़ा देने वाली जो ऊंचाइयां हैं, जब बच्चे जो हैं वो पतंगों को डोर अपने हाथों में थाम कर पतंग उड़ाते हैं और बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक धागे के सहारे उस पतंग को अपने आप को संतुलित कर लेते हैं। बच्चे अपने आप को उसी डोर के सहारे गिरने से बचा लेते हैं। कवि जो हैं वो कहते हैं कि पतंग उड़ाते इन बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पतंग के साथ साथ वो भी खुद भी उड़ रहे हों। कहने का अभिप्राय है कि बच्चे अपनी कल्पनाओं व भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं और वो पतंग के
साथ अपनी पतंग के सहारे अपनी जो ऊंचाइयां हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, उनको ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, उनको आसमान तक पहुंचा देते हैं और पतंग के सहारे वो अपनी सभी कल्पनाओं और भावनाओं को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट है, और अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब वो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज़ घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पर जो कवि हैं वो कहते हैं कि जब कभी बच्चे जो हैं वो पतंग उड़ाते हुए भयानक किनारों से नीचे गिर जाते हैं, लचीले शरीर के कारण उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगती, ज़्यादा चोट लग जाती है तो फिर भी वो बच जाते हैं। इस तरह बच जाने से वे और भी ज़्यादा भयहीन हो जाते हैं, इनकी उनका जो डर है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है, निकल जाता है, उनके अंदर आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ जाता है और उनके अंदर से गिरने का जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वो अत्यधिक उत्साह, साहस और निडरता के साथ फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाते हैं। उनका ये जो दोगुना दोष है, इसे देखकर जो कवि हैं वो कहते हैं कि फिर तो ऐसा लगने लगता है कि जैसे दौड़ते भागते बच्चों के पैरों के चारों ओर जो पृथ्वी है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से घूम रही है।